हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आपके क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और ये कहता है अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ L। ये अपने पास एक कॉपर वायर है और इस कॉपर वायर का जो लेंथ है वो है L, और इसके अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। कितना? इसके अक्रॉस हमने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। इसका जो डायमीटर है वो D है, कॉपर वायर का जो डायमीटर है वो D है। What is the effect on drift velocity of electrons if V is halved? अच्छा, अब बोल रहा है कि बताओ इस कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे चेंज होगी अगर V को हाफ कर दिया या L को डबल कर दिया या D को हाफ कर दिया। तो पहले तो हम निकालें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। हम सब जानते हैं कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है I इक्वल टू ANEVD। अब हम ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन्हीं पैरामीटर्स की टर्म्स में निकालें जो हमें क्वेश्चन में दिए हैं। यानी कि हमें क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? हमें V दिया है, हमें L दिया है, हमें D दिया है। तो जरा इनकी टर्म्स में लाने की कोशिश करी जाए ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला VD इधर से क्या बनता है? I अपॉन ANE, I डिवाइडेड बाय ANE, ये बनता है। ठीक है, I होता है आपका ओम्स लॉ से V बाय R। V को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है बिकॉज क्वेश्चन में V दिया हुआ है। ठीक है ना, तो I की जगह हमने लिख दिया V डिवाइडेड बाय R। अच्छा, क्या R क्वेश्चन में गिवन है? नहीं। शुरू से शुरू करते हैं। V गिवन है, ठीक है, अब इसको नहीं हटाना। R गिवन है? नहीं, R नहीं गिवन। तो जरा R का फॉर्मूला लिखो, रो L बाय A। R का फॉर्मूला लिखा रो L बाय A, ये बचा। अब यहां पे कुछ कैंसिल हुआ, यहां पे A से A कैंसिल हो गया है। तो VD जो होगा, VD होगा V डिवाइडेड बाय रो L N E। तो क्या हम यहां रुक सकते हैं? बिल्कुल रुक सकते हैं, बिकॉज इस वाले फॉर्मूले में VD के या तो सिर्फ कांस्टेंट्स हैं या फिर वो क्वांटिटीज हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। तो अपने को यहां तक पहुंचना होता है ताकि हम डायरेक्टली देख सकें कि इसको चेंज करने पे क्या होगा या इसको चेंज करने पे या इसको चेंज करने पे। ठीक है, सो अब देखो V और L क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो इनकी टर्म्स में अपने को फॉर्मूला चाहिए था। रो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होता है, N नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट होता है, E इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट होता है। तो जरा पहला पार्ट देखें। V पे बताओ बच्चों कैसे डिपेंड कर रहा है? V पे डिपेंड कर रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो क्या बोलता है कि V हाफ हो गया। तो अगर V हाफ हो जाएगा तो VD भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में ये कह रहा है L डबल हो गया। L के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। L के डबल होने से, क्योंकि ये L के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो L के डबल होने से यहां पे अगर 2 लग जाएगा तो मतलब VD क्या हो जाएगा? VD अगेन क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। VD अगेन क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। एंड नंबर थ्री क्या बोलता है? डायामीटर। भाई डायामीटर से तो डायामीटर की तो कोई, क्या बोल रहा हूं, डायमीटर की तो कोई टर्म VD के फॉर्मूले में आ ही नहीं रही। डायमीटर तो आ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि एरिया से एरिया तो कट गया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि VD इज इंडिपेंडेंट ऑफ D, है ना। VD इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमीटर। समझ में आई बात? क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, a metal rod of square cross sectional area A having length L and current I flowing through it when a potential difference of V volt is applied across its ends। अच्छा जी, ये है अपने पास एक मेटल स्क्वायर रॉड जिसका लेंथ है L, जिसपे अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है और एरिया A है। नाउ द रॉड इज
cut parallel to its length, it is cut parallel to its length into two identical pieces। समझ रहे हो, ऐसे इसको काट के ये पीस यहां निकाल के इसके साथ जोड़ दिया, तो ये जो टोटल हो गया, जब इसको उठा के यहां जोड़ दूंगा तो L प्लस L टोटल कितना हो जाएगा 2L into two identical pieces as shown। What potential difference must be maintained across the length 2L। कह रहा है कि इस वाली लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करें, इसके अक्रॉस कितना करा था V, तो इसके अक्रॉस ले लो V डैश, so that the current in the rod is still I। कितना पोटेंशियल डिफरेंस इस वाली रॉड के अक्रॉस अप्लाई करें कि करंट अभी भी I ही रहे, है ना। लेंथ बदल गई भाई तो रेजिस्टेंस बदलेगा तो करंट बदलेगा, तो वो कह रहा है कि करंट नहीं बदलने देना तुमने, इसके अक्रॉस जो करंट था, इसमें जो करंट था वो I था, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाऊं कि इसमें भी करंट I ही बहे। ओके, तो बच्चों क्या हुआ जरा ध्यान से देखेंगे, नहीं देखेंगे, ऐसी बात कर दी। इसका एरिया है A, तो जब आप इसको ऐसे काट दोगे देन ऑब्वियसली दिस एरिया विल बी A डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो ये एक कंडक्टर था L लेंथ का और A एरिया का, और ये एक कंडक्टर हो गया हमारा 2L लेंथ का और A/2 एरिया का। दोनों के लिए अगर ओम्स लॉ लगाएं, सबसे पहले तो मैं बोलूं इसका रेजिस्टेंस क्या था, इसका रेजिस्टेंस था रो L/A, और मटेरियल तो सेम रहा, तो रो में कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि इसका रेजिस्टेंस R डैश क्या होगा, रो सेम रहा लेकिन लेंथ कितनी हो गई 2L, और एरिया कितना हो गया A डिवाइडेड बाय 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 4 रो L/A, R डैश हो जाएगा 4 रो L/A, तो R डैश हो गया 4 टाइम्स R, R डैश हो गया 4 टाइम्स R, तो मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है वो इससे 4 गुना ज्यादा है। क्लियर हो गया। तो पहले वाले के लिए ओम्स लॉ अप्लाई करा जाए V इक्वल टू IR, और दूसरे वाले के लिए ओम्स लॉ अप्लाई करा जाए V डैश इक्वल टू I, बोला सेम रखना है, तो V डैश इक्वल टू IR डैश। इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो V डिवाइडेड बाय V डैश, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, I से I कटेगा तो R डिवाइडेड बाय R डैश हो जाएगा। अपने को V डैश की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा R डिवाइडेड बाय R डैश इज व्हाट, R डैश इज 4R, R से R कट गया, R से R कट गया, तो V डैश कितना हुआ, V डैश इज 4 टाइम्स V। देखो अगर सेम करंट रखना है तो 4 गुना ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। आंसर तो अपने को यही मिल गया था, आंसर के लिए आगे सॉल्व करके सिर्फ दिखाना है, आंसर अपने को यही मिल गया था यार, जब इसका रेजिस्टेंस उससे 4 गुना ज्यादा है, मतलब ये करंट को 4 गुना ज्यादा अपोज करेगा एज कंपेयर टू दैट, तो क्या होगा फिर, इसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए ना फिर चार्ज बहाने के लिए, फ्लो कराने के लिए, ठीक है, ज्यादा एनर्जी चाहिए चार्ज फ्लो कराने के लिए, चार्ज फ्लो कराने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, कितनी ज्यादा चाहिए, 4 गुना ज्यादा चाहिए, क्योंकि 4 गुना ज्यादा इसका रेजिस्टेंस, 4 गुना ज्यादा एनर्जी कौन देगा, बैटरी देगी, तो अगर इसका V है तो उसका 4V होना चाहिए। Two materials silicon and copper are cooled from 300 Kelvin to 60 Kelvin, 300 से 600 केल्विन कूल डाउन किया, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टिविटी। बच्चों रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन है सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी कम होती है, टेम्परेचर घटाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ती है, तो यहां पे टेम्परेचर घटाया गया है तो सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ेगी। और कॉपर जो है वो दूसरा, हाँ कॉपर ही है ना, कॉपर जो है वो मेटल है, और मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर घटाने पे घटती है, ठीक है। इनके ग्राफ दिए हुए एनसीईआरटी में, अभी हम करने वाले हैं, और क्वेश्चंस आएंगे इस पे। एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस कैरिंग करंट दिस, एज्यूम द नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इज दिस।
सीधा न्यूमेरिकल आया 2014 में 2 नंबर का, I इक्वल टू ANE, VD होता है बच्चों, हमें क्या निकालना है, VD निकालना है। तो VD का जो फॉर्मूला बैठता है यहां से, अभी जो हमने पीछे भी निकाला, वो होता है I बाय ANE। जरा वैल्यूज पुट करी जाएं। I is 1.5 divided by A is area of क्रॉस सेक्शन 10 की पावर -7, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 की पावर -7, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 इंटू 10 की पावर 28 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी नीचे ही मल्टीप्लाई हो रहा है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना। आपको अपना जो VD है, अपना नहीं, आपकी कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या इलेक्ट्रॉन्स की जो VD है उसका पता चल जाएगा। 28 में से 19, अच्छा काफी सारे, 19 और 7 होगा 26, 28 में 26 घटा दिए, बचा 10 की पावर 2, 100 से डिवाइड कर देना मतलब अपने को, तो ऊपर बचा, तो चलो इसको 10 की पावर -2 ऊपर ले जाते हैं, और नीचे क्या क्या बचेगा, नीचे बचेगा एक तो बचेगा 9 और एक बचेगा 1.6। लेटस से अप्रोक्सीमेटली इन दोनों को मैं काट देता हूं लेटस से, ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा दिस 1/9, 1/9 इज 0.11 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, और वी कैन से अप्रोक्सीमेटली इट इज 1.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर पर सेकेंड। अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट आप निकाल सकते हो, अपने को सिर्फ कॉन्सेप्ट से मतलब। ठीक, two identical cells each of EMF E having negligible internal resistances are connected in parallel with each other across an external resistance R. What is the current through the resistance? तो बच्चों दो यहां पर सेल कनेक्ट करे हुए हैं पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट EMF क्या होगा, E इक्विवेलेंट क्या होगा, आप जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूं कि अगर आइडेंटिकल सेल्स आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे, जितने मर्जी सबका EMF E है, तो नेट EMF भी क्या आएगा, इक्विवेलेंट EMF भी क्या आएगा, E ही आएगा। ठीक, अच्छा, तो इक्विवेलेंट EMF ये हो गया। इनका खुद का तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है R, तो I कितना होगा, E बाय R, I कितना होगा, सिंपली E डिवाइडेड बाय R। क्लियर? नेक्स्ट, द EMF ऑफ अ सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टर्मिनल वोल्टेज। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर मैं सबसे इंपॉर्टेंट वाले यहां पर लेकर आया हूं क्वेश्चंस, तो जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है कि व्हीटस्टोन ब्रिज डिराइव करो, बैलेंसिंग कंडीशन और किरचॉफ लॉ लिखो, वो सब छोड़ दिए, हालांकि वो भी बहुत बार आते हैं, वो छोड़ दिए क्योंकि वो तो आप कर ही लोगे। तो जो थोड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस है हल्के से भी, वो वाले मैं ले आया हूं। ये क्वेश्चन भी आप में से काफी बच्चों को आता होगा, बट ये क्वेश्चन इंक्लूड करना जरूरी था क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है कि EMF जो है वो सेल का ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज क्यों होता है। सेल का EMF टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि कुछ पार्ट जो है EMF का वो सेल के खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में खर्च हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये सेल है और ये इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब ये सेल है अपना पूरा, ठीक है, ये सेल है अपना पूरा, ठीक है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल का EMF है E, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लगाया है R। अब जब यहां से करंट निकलेगा, करंट सपोज ये कितना बह रहा है, इसमें I बह रहा है, ठीक है, I करंट फ्लो कर रहा है, तो ये रेजिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इस रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा I इंटू R, और ये जो रेजिस्टेंस है तो सेल का पार्ट ही है ना, तो इतना पार्ट तो सेल खुद ही खा जाएगा, है ना, तो जो बचेगा वो सर्किट में देगा कि भाई मुझे अपने अपने क्रियाकलापों के लिए भी, अपने अंदर जो मेरे प्रोसेस चल रहे हैं उनके लिए भी तो एनर्जी चाहिए, और वो भी तो मैं खुद ही लगाऊंगा। भाई अगर आपने खाना खाया और उस खाने से आपको 100 जूल एनर्जी मिली, तो पूरी की पूरी 100 जूल भागने में खर्च कर दोगे क्या?
नहीं ना, आपके अंदर प्रोसेस चल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, आपका हार्ट बीट चल रही है, आपका दिल धड़क रहा है किसी के लिए, तो अच्छा खुद के लिए धड़क रहा है, ओके, तो उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए। तो अगर इस इंटरनल प्रोसेसेस, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब में आपका 100 में से 20 जूल खर्च हो रहा है, तो भागने के लिए तो 80 जूल ही यूज कर पाओगे। इसी तरीके से सेल के पास जो टोटल एनर्जी है, यानी कि ये सेल उसका इतना हिस्सा तो अपने इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए खर्च कर देता है। मान लो सेल का ईएमएफ है 2 वोल्ट और 0.1 वोल्ट इसमें खर्च हो गया, तो सर्किट में तो 1.9 ही देगा। तो हम लिखेंगे कि ईएमएफ यानी ये इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो ये बचा हुआ यहां देगा अपने टर्मिनल्स के अक्रॉस, EMF is always greater than the terminal potential difference because some part of the EMF is used by the cell to overcome its own internal resistance, right? Plot a graph showing the variation of resistance of a conducting wire as a function of its radius, keeping the length of the wire and its temperature as constant. देखो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाना है, वेरिएशन ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए, और अपने को ग्राफ बनाना है रेडियस का, तो हम क्या करें, बनाना है तो नहीं, रेडियस मतलब पाई आर स्क्वायर, एरिया मतलब सॉरी पाई आर स्क्वायर, तो यहां से अपन रेडियस इंट्रोड्यूस करा देंगे पहले। भैया रेजिस्टेंस और रेडियस के बीच का ग्राफ चाहिए तो पहले रेडियस तो लाओ फॉर्मूले में कहीं से, ठीक है। अच्छा क्या क्या कांस्टेंट रखा है, लेंथ कांस्टेंट रखी है और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने से ना रो कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज रो जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगी, और लेंथ भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, यानी कि ये सब कुछ 1 2 3 ये सब कुछ कांस्टेंट है। देन वी कैन से दैट आर is inversely proportional to the square of the radius of the wire। और अब R और R यानी कैपिटल R एंड स्मॉल r यानी रेजिस्टेंस एंड रेडियस में ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। सिंपल सी बात है ना भैया, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और वो भी पैराबोलिक मैनर में घटेगा, बिकॉज आर स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन कभी भी ये जीरो को टच नहीं करेगा, क्योंकि आर जब इंफिनिटी होगा तब रेजिस्टेंस जीरो होगा। तो ये ग्राफ है, ठीक है। A cell of EMF E and internal resistance R is connected across a variable resistor R। वही वाला डायग्राम है, एक सेल है, सेल का जो EMF है वो E है, और सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R है, एंड इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल रेजिस्टर कैपिटल R। Plot a graph showing the variation of terminal voltage V of the cell versus I। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर जो सेल के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है, यानी यहां से लेकर यहां तक ये V है, और किस किस का ग्राफ प्लॉट करना है, V ऑफ द सेल वर्सेस द करंट I। तो इसमें जो करंट I है उसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो रिलेशन जानते हो ना आप, रिलेशन क्या होता है, EMF E कितना होता है, देखो ये जो EMF है E, एक तो जो यहां ड्रॉप हुआ, यहां पे कितना ड्रॉप हुआ, मान लो इसमें करंट है I, तो IR जैसे अभी पीछे बताया, प्लस बचा हुआ कहां ड्रॉप हुआ भाई, E में से इतना यहां ड्रॉप हुआ, ये जो V है यही तो बचा, तो प्लस V है ना, जो इसके अक्रॉस है। जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स A और B के अक्रॉस है, वही पोटेंशियल डिफरेंस
इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस भी होगा। ये ए है, ये बी है, बिकॉज यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक कोई भी कंपोनेंट नहीं है। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे, और ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे। क्लियर? तो वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, चाहे सेल के अक्रॉस कह लो, चाहे आप कह लो कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है वी। ठीक है, वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। सो अब अपने को ग्राफ प्लॉट करना है किस किस के बीच में? अपने को ग्राफ प्लॉट करना है वी और आई के बीच में, यानी इसके और इसके बीच में। तो जरा वी को इधर रखें, इसको इधर लेके जाएं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मैं कारण बताऊंगा ऐसे लिखने का, टेंशन नहीं लेने का। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसको मैंने इसलिए ऐसे लिखा है ताकि मैं इसको जो इक्वेशन है ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर पाऊं, जो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, सो ये जो है ये y है और ये x है, तो ये स्लोप हुई और ये y इंटरसेप्ट हुआ। तो अगर हम अब ग्राफ प्लॉट कर डालें, अगर हम ग्राफ प्लॉट कर डालें, ये ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया, एक ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया, ऐसे बनेगा। क्यों, मैं बताता हूं, और कौन बताएगा? क्योंकि देख रहे हो जो स्लोप है वो नेगेटिव है, जो स्लोप है वो नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप माइनस आर आ रही है ना। स्लोप क्या आ रही है? माइनस आर। स्लोप क्या आ रही है? माइनस आर। स्लोप नेगेटिव आ रही है क्योंकि y की जगह तो v आ गया है ना, तो ये v रहा अपना, और x की जगह i आ गया तो ये i रहा अपना, और फिर बचा क्या? i के साथ, मतलब x के साथ जो बचता है वो पूरा m होता है, तो i के साथ माइनस आर बचा। और नेगेटिव स्लोप मतलब ऐसे बनेगी लाइन। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप होती है tan थीटा, तो नेगेटिव स्लोप का मतलब है कि tan थीटा नेगेटिव है। tan थीटा नेगेटिव तब आता है जब ये लाइन क्या बनाएगी? ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी, है ना, एक्स एक्सिस से, तो ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है। और दूसरा, इसका जो इंटरसेप्ट है वो ई है, इसका जो y इंटरसेप्ट है वो ई है, यानी कि ये है, ये जो लेंथ है ये ई है, EMF ऑफ द सेल, यानी ये जो पॉइंट होगा वो ई का होगा। तो यूजिंग द प्लॉट शो हाउ द EMF ऑफ अ सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड। तो EMF तो ये रहा, y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो EMF है। फिर कह रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ कैसे आएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे आएगा बच्चों? इंटरनल रेजिस्टेंस इस इक्वेशन से आएगा। आप ये वाला पॉइंट उठा लो ग्राफ पे, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट वो है जहां पे y जीरो हो जाएगा, यानी जहां पे v जो है वो जीरो हो जाएगा, और ये वो पॉइंट है जहां पे I मैक्स होगा, IM लिख लो इसको, बिकॉज ग्राफ इससे आगे जा ही नहीं रहा, तो x एक्सिस पे ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो x एक्सिस पे करंट है तो ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू हुई। ठीक है, अब आप उठा लो ये वाली इक्वेशन और आप इसमें v को डाल दो जीरो, v को आपने जीरो डाल दिया, then you will get Im into R. So what will be the formula for internal resistance? It will be E divided by Im, right? Internal resistance of the cell is E divided by maximum current. The circuit in figure shows two cells connected in opposition to each other. Cell E1 is 6 volt internal resistance, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे दो सेल इसने दिखाए हैं, ये जो E1 है ये 6 वोल्ट है और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है, और ये जो है E2 ये 4 वोल्ट है और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 8 ओम है। ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ दिस सेल। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला अभी पीछे हमने निकाला, अगर मुझे यहां निकालना है VAB, तो VAB क्या होगा? यहां से यहां तक का EMF E माइनस I निकालते हैं अभी सर्किट में, और यहां का रेजिस्टेंस जो कि R2 है।
है ना, क्योंकि हमें सेल E2 के अक्रॉस ही टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, तो E2 का जो है फॉर्म रेजिस्टेंस वो लगेगा ना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, E2 का रेजिस्टेंस लगेगा। सो I निकालो पहले, I क्या होगा, नेट वोल्टेज ऑफ द सर्किट। नेट वोल्टेज कितना होगा, अगर सेल्स इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, चैप्टर पढ़ा है या सीधा यही करने आ गए, अगर सेल्स इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं ऐसे, ठीक है, तो वोल्टेज सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो नेट वोल्टेज है 6 - 4। नेट वोल्टेज कितना है, 6 - 4, तो 6 - 4 कितना हो गया, 2, डिवाइडेड बाय, ये दोनों सीरीज में है तो 2 + 8, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10। तो इस सर्किट में जो करंट है बच्चों, इस सर्किट में जो करंट है वो 0.2 एम्पियर है। और अगर करंट 0.2 एम्पियर है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, E2 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 4 माइनस I कितना है 0.2 इंटू यहां का रेजिस्टेंस 8, सो दैट इज 4 माइनस 1.6, 2.4 वोल्ट। और साथ ही साथ हम ये भी बताएं कि कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा और कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे होगा। वोल्टेज किसका ज्यादा था, E1 का ज्यादा था ना, तो E1 डिसाइड करेगा कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। वोल्टेज किसका ज्यादा था, यस उसका ज्यादा था, तो E1 डिसाइड करेगा करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो E1 कहता है कि करंट की डायरेक्शन ये होगी ऐसे, क्योंकि इसका ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब है दिस पॉइंट बी, शाबाश, दिस पॉइंट बी इज एट हायर पोटेंशियल, तो दिस VAB is what? It is VB minus VA. It is VB minus VA, क्योंकि पॉजिटिव तभी आएगा जब बड़े में से छोटे वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे। Using Kirchhoff's rules to determine the potential difference between the points A and D when no current flows in the arm BE of electrical network shown in the figure. कह रहा है कि बीई आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ए और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताएं। ठीक है, तो जरा किरचॉफ लॉ के लिए सबसे पहले हम एज्यूम करें कि यहां पे जो करंट है, कहां से शुरू करें, चलो मान लेते हैं यहां पे करंट ऐसे है, ठीक है, किरचॉफ लॉ अप्लाई करने आते हैं, नहीं करने आते हैं, ओके, ऐसे, फिर हम इसमें करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं ऐसे, ठीक। अब इन करंट्स को कुछ नाम दे लें, ब्लू कलर से नाम दे लें I1 I2 और I3। आपके पास कोई और कलर हो तो आप उससे भी नाम दे सकते। एग्जाम आने वाला, पढ़ लो, हंसी मजाक मत करो, पानी वानी पियो, हाइड्रेटेड रहो। कहीं पर सर्च करो ना कि भाई तैयारी कैसे करो एग्जाम की, तो सारे टिप्स बताने के साथ ना वेबसाइट वगैरह पे तुम सर्च करो कि हाउ शुड आई प्रिपेयर इन 1 डे और ये सब, तो एंड में लिखेगा स्टे मोटिवेटेड, ईट हेल्दी, हैव इनफ स्लीप। लेकिन यार जब सच में एग्जाम होता ना अगले दिन, तो इनमें से कोई भी चीज कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। कौन हेल्दी ईट करता भाई, ईट करने का तो टाइम ही नहीं मिलता, ध्यान ही नहीं रहता है, खाना भी खाना है। और इनफ स्लीप, यार सबसे कम स्लीप तो एग्जाम से एक दिन पहले ही करता है बच्चा, और करना भी चाहे तो नींद नहीं आती, और मोटिवेटेड रहना भी मुश्किल हो जाता है, ये भी करना ये भी करना ये भी करना ठीक है, तो वो लिख तो ऐसे थे जैसे बड़ा आसान काम है, ये पर आसान नहीं होता। ओके, बैक टू दी पवेलियन क्या था हमारा, ये क्वेश्चन था। यूज किरचॉफ रूल टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड डी। ए और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है व्हेन नो करंट फ्लोज इन द आर्म बीई में, यानी I2 जो है वो 0 है ऑफ द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क शोन इन द फिगर। ओके, सबसे पहले करंट की डायरेक्शन बना ली। किरचॉफ लॉ अप्लाई करना नहीं आता तो मैंने बहुत बढ़िया वीडियो बनाया हुआ है, सर्च कर लेना, मेरे चैनल के नाम से मिल जाएगा। फिर करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव साइंस हमने लगा लिए हैं। फिर हम लोग लेते हैं लूप FEBA, लूप
FEBA, लूप FEBA लें तो हम यहां से शुरू करते हैं पॉइंट F से, ऐसे चले पॉजिटिव टू नेगेटिव डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा -3I1। फिर हम यहाँ पहुंचे डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में -2I2। फिर हम यहाँ पहुंचे इंक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में +3। फिर हम यहाँ पहुंचे इंक्रीजिंग पोटेंशियल +6। फिर हम यहाँ पहुंचे डिक्रीजिंग पोटेंशियल -2I1। फिर हम यहाँ पहुंचे इंक्रीजिंग पोटेंशियल +1 और लूप हमारा खत्म हो गया, इक्वल टू हमने 0 रख दिया। अब जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। I1 है -5I1 और -5I1 -3I1 -2I1, 3 और 6 10, सॉरी 9 और 1 10, तो -2I2 +10 इक्वल टू 0। समझ गए? ओके। अच्छा, अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई इस ब्रांच में तो करंट ही नहीं है। अब इस वाली ब्रांच का करंट हमने क्या लिया था? इस वाली ब्रांच का करंट हमने लिया था I2। तो I2 को अगर हम इस इक्वेशन में 0 पुट कर दें, I2 को हमने यहाँ 0 पुट कर दिया, तो -5I1 +10 इक्वल टू 0। तो I1 क्या आएगा बच्चों? I1 आएगा -10 बाय -5 यानी कि 2 एम्पियर। ठीक है ना, 2 एम्पियर का करंट है इस ब्रांच में। और अगर आप इस जंक्शन पे, जंक्शन E पे लगाओ किरचॉफ का पहला रूल, तो इसमें करंट कौन सा आ रहा है? इसकी तरफ करंट आ रहा है I1। अवे कौन सा जा रहा है? अवे जा रहा है I2। और कौन सा जा रहा है? और जा रहा है I3। बट I2 की वैल्यू क्या है? 0 है, जिसका मतलब है कि I1 इज इक्वल टू I3 है। इसका मतलब है I3 भी 2 एम्पियर है। ठीक है, तो ये ब्रांच छोड़ दो, इस ब्रांच को भूल जाओ। यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट जो है वो घूम रहा है 2 एम्पियर का इस वाली ब्रांच में। अब हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन A एंड D। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट A। ठीक है, कहाँ लिखूं? अब बताएं कहाँ लिखूं? नीचे लिखूं? वाह बेटे वाह, सर्किट तो दिखा दो भाई। हाँ, तो अपने को साइड में लिख देता हूँ छोटा करके इसको। हाँ, बहुत जगह बन गई। सो यहां से शुरू करते हैं, है ना। VA फिर यहां पहुंचे तो यहाँ पे कितना ड्रॉप हो गया इसमें से? यहाँ पे करंट याद रखना पूरे में 2 एम्पियर है, तो 2 × 2 -4 यहाँ पे ड्रॉप हो गया। फिर यहाँ पे 1 ऐड हो गया। फिर यहाँ पे 3 × 2 6 यहाँ ड्रॉप हो गया, 6 यहाँ ड्रॉप हो गया। फिर सीधा D पे हम पहुंच गए, तो बचा हुआ जो है वो VD होगा। तो ये कितना हो गया भैया आपका? VA is -10 + 1 -9 इक्वल टू VD। सो VA minus VD is equal to 9 volt. So this is the potential difference between the points A and D. ठीक है, क्लियर हो रहा है? A 10 volt cell of negligible internal resistance is connected in parallel across a battery of EMF 200 volt and internal resistance 38 ohm as shown in the figure. Find the value of current in the circuit. अच्छा, ये दोनों सेल देख रहे हो, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या बनेगा इस सर्किट का? इस सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ बनेगा 200 - 10 इज 190
वोल्ट। क्या बोला? फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। खत्म हो गया क्वेश्चन। करंट इन द सर्किट इज 190 डिवाइडेड बाय 38, यानी के 5 एम्पियर, है ना। 38 इंटू 5 ही होएगा ये। क्लियर? इतना सा क्वेश्चन था। ओके Two cells of EMFs 1.5 volt and 2 volt internal resistance having internal this and this are connected in parallel. Calculate the EMF and internal resistance of the equivalent cell. दो सेल्स है बच्चों, पैरेलल में कनेक्टेड है। थोड़ा आसान क्वेश्चन नहीं दिए हैं इन्होंने सीबीएसई, वैसे ऐसे ही आते हैं। ये दो सेल्स हैं, ठीक है। इसका ईएमएफ है 1.5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.2 ओम। इसका ईएमएफ है 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.3 ओम, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ पूछा है। तो बच्चों दो सेल्स जब पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E1R2 प्लस E2R1 बाय R1 प्लस R2, ठीक है। सो E इक्विवेलेंट इज E1, इसका EMF इंटू दूसरे वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस इसका EMF इंटू इसका इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 प्लस 0.3, ठीक है। सो इट इज 1.5 इंटू 0.3 इज 45, है ना। 0.45 प्लस 4.4 डिवाइडेड बाय 0.5। so this is the equivalent EMF. equivalent EMF अपना हो जाएगा 0.85 डिवाइडेड बाय 0.5, 0.85 डिवाइडेड बाय 0.5 which is 85 by 5। इसको अपन ने, ठीक है, 85 by 5, तो इसको अपन ने लिख लिया 85 इंटू 10 की पावर -2, इसको हमने लिख लिया था 5 इंटू 10 की पावर -1। ये हो जाएगा हमारा 85 by 5 117 इंटू 10 की पावर -1। सो आंसर इज 1.7 वोल्ट। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो गया? 1.7 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस, भैया सेल दोनों पैरेलल में हैं तो उनके रेजिस्टेंसेस भी पैरेलल में होंगे। तो दो पैरेलल में अगर रेजिस्टर्स हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो 0.2 इंटू 0.3, 0.2 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 0.3। तो R इक्विवेलेंट हो गया 0.06 डिवाइडेड बाय 0.5। तो ये हो जाएगा अपना 6/5 यानी 1.2 इंटू 10 की पावर -1 ओम, यानी के 0.12 ओम, ठीक है। A battery of 12 volt and internal resistance 2 ohm is connected to 4 ohm resistor. ये बैटरी है जिसका EMF है 12 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम और 4 ओम से कनेक्टेड है। शो दैट अ वोल्टमीटर व्हेन प्लेस्ड अक्रॉस द सेल एंड अक्रॉस द रेजिस्टर इन टर्न गिव्स द सेम रीडिंग। अच्छा, कह रहा है कि शो करो कि ये वोल्टमीटर चाहे इस सेल के अक्रॉस लगाएं चाहे इस रेजिस्टर के अक्रॉस लगाएं, ये सेम रीडिंग देगा। अब वोल्टमीटर क्या मेजर करता है? वोल्टमीटर मेजर करता है
पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टमीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टमीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, एक तो इस सेल के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, दूसरा इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। पहले तो आप निकाल लो इसका ईएमएफ कितना है इसमें 12। तो पहले करंट निकाल लो आप सर्किट में। सर्किट में करंट कितना होगा? आई। ईएमएफ ऑफ द सेल, टोटल ईएमएफ 12 डिवाइडेड बाय 2 + 4। रेजिस्टर्स जो है वो सीरीज में है, 2 + 4 यानी 6, तो 12/6 यानी कि 2 एम्पियर का करंट होगा। अब अगर ये 2 एम्पियर का करंट है तो टर्मिनल वोल्टेज सेल के अक्रॉस जो वोल्ट मीटर ने रीड करना है वो क्या होगा? वो होगा जो फॉर्मूला होता है इसका E - IR, तो वो होगा E कितना है? 12 माइनस I है 2 इंटू R, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2, तो 12 - 4 दैट इज 8 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर अगर हम लोग लगाएंगे तो 8 वोल्ट नोट करेगा। और अब आ जाओ अक्रॉस रजिस्टर। रजिस्टर के अक्रॉस लगाएंगे तो कितना करेगा? रजिस्टर के अक्रॉस कितना V है? देखो I इंटू आर, I कितना है? I तो 2 ही है ना, सीरीज में है, तो पूरे सर्किट में 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, और इंटू R, R इसका कितना है? 4, तो 4 इंटू 2 8 वोल्ट, यानी कि 8 वोल्ट 8 वोल्ट, तो चाहे यहां लगा लो वोल्ट मीटर, चाहे यहां लगा लो, रीडिंग जो है वो सेम रहेगी। टू रिकॉर्ड द वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट, व्हाई इज वोल्ट मीटर प्लेस्ड इन पैरेलल एंड एमीटर इन सीरीज? भैया वोल्ट मीटर पैरेलल में इसलिए प्लेस करते हैं क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इफ यू वांट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स across these 2 points A and B, then the ends of the voltmeter should be connected to these ends only ना। जो वोल्ट मीटर के एंड्स है उनको इन दोनों पॉइंट्स पे कनेक्ट करोगे जब भी तो वो पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा इन दोनों पॉइंट्स में, तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाना होगा। और एक ब्रांच में करंट सेम फ्लो करता है, तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांच में, सीरीज में किसी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट मेजर करना है तो उसी ब्रांच में सीरीज में आपको लगाना पड़ेगा एमीटर, क्योंकि फिर सीरीज में करंट सेम होता है ना, सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो सीरीज में आपको वोल्ट एमीटर लगाना पड़ेगा और पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। अब देखो ये वही ग्राफ पे क्वेश्चन आ गया है ना, अभी ये पीछे हमने किया था, तो वो सारी चीजें अब यहां पर पूछी जाएंगी जो हमने वहां निकाली थी। देखो सेव हो जा। देखो the plot of variation of potential difference across a combination of 3 identical cells in series versus current is shown below. What is the EMF and internal resistance of each cell? तो आपको मैंने बताया था कि जो इंटरसेप्ट होता है यानी कि ये होता है EMF, तो E कितने सेल्स हैं? 3, तो उन तीनों का जो इक्विवेलेंट EMF होगा कॉम्बिनेशन का वो 6 है, और क्योंकि तीनों आइडेंटिकल सेल्स हैं और सीरीज में है तो ऑब्वियसली तीनों का EMF ऐड हुआ होगा, तो हर एक सेल का जो EMF है वो कितना हुआ? 6 डिवाइडेड बाय 3 2 वोल्ट, है ना, 6 डिवाइडेड बाय 3 2 वोल्ट। ओके, दूसरा व्हाट इज द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल? दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था कि आपको इंटरनल रेजिस्टेंस इस पॉइंट से मिलेगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 1, 0। इस पॉइंट पे जो करंट होता है वो I max होता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस होता है E डिवाइडेड बाय I max, ठीक है। E कितना है हर एक सेल का? 2, I max कितना है? 1, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितना होगा? 2 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितना होगा? 2 ओम। The potential difference applied across a given resistor is altered so that the heat produced per second increases by a factor of 9. By what factor does the applied potential difference change? हमने potential difference को change किया एक resistor के across, और heat जो है per second, heat produced per second क्या होती है? पावर, तो पावर होती है V²/R। सर और भी फॉर्मूले होते हैं, यही क्यों लगा रहे हो? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही, तो V²/R।
हमने पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर 9, तो जो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि V डैश मान लो वो 9 टाइम्स V है, तो बताओ न्यू पावर P डैश क्या होगी, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस V डैश का स्क्वायर बाय R, है ना। R थोड़ी ना चेंज होगा, R तो उसकी कंडक्टर की प्रॉपर्टी। सो P डैश हो गया V डैश क्या है 9V, तो 9V का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, 9 का स्क्वायर आजकल हो गया है 81, सो इट इज 81V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, और V स्क्वायर बाय R क्या है, V स्क्वायर बाय पावर ओरिजिनल, V स्क्वायर बाय R ओरिजिनल पावर है, सो वी कैन से दैट P डैश is 81 times P. We can say that P dash is 81 times P. तो जो हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम है वो 81 टाइम्स बढ़ जाएगी, हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम will increase to 81 times. Second part, in the figure shown an ammeter A and a resistor of 4 ohm, ammeter A and a resistor of 4 ohm are connected to the terminals of the source, ठीक है। The EMF is 12 having calculate the voltmeter and ammeter reading, सिंपल सी बात है। अरे सेम सर्किट नहीं हो गया, सेम चीज देते रहते देखो घुमा फिरा के, है ना। सेम सर्किट है 12, 2 और 4, सेम सर्किट है 12, 2 और 4, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, कितना आया था पोटेंशियल डिफरेंस, देखो 8 वोल्ट, वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी 8 वोल्ट, और एमीटर की रीडिंग होगी जो करंट था इसमें, करंट कितना आया था इसमें 2 एम्पियर, तो 8 वोल्ट एंड 2 एम्पियर, ठीक। देखो रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, रिपीट तो होते ही हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, कितने गया आर, ये रहा आर, in the circuit shown in the figure so that the current in the circuit is 0.2 ampere, R की वैल्यू निकालनी है ताकि so that the current in the circuit is 0.2 ampere, okay 0.2 दे ही रखा है। What would be the potential difference between B and D, B and D, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लेंगे। तो लेट अस सी, ये दोनों क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये दोनों सीरीज में है तो 5 + 10, ये दोनों सीरीज में 5 + 10 15, 5 + 10 15, और फिर ये वाला 10 और इनका जो 15 आया वो पैरेलल में होंगे, क्योंकि इस 15 का भी एक एंड बी पे दूसरा डी पे, और इस 10 का भी एक एंड बी पे और दूसरा डी पे, और ये तीनों पैरेलल में होंगे बेटा। क्योंकि देखो यहां पे आप एज्यूम करो कि 10 5 + 10 15 ओम का एक रजिस्टर है, तो एक ये रजिस्टर, एक ये रजिस्टर और एक ये रजिस्टर, देखो ई और डी का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है, सो वी कैन से दैट बोथ दीज पॉइंट्स आर सेम, तो ये तीनों 1 2 और 3 ये तीनों किसमें होंगे, पैरेलल में होंगे। तो अब इनका जरा फॉर्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें हम, इतने हिस्से का जो कि आएगा बी और ई पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 15 10 और 30, तो 1/R इक्विवेलेंट, R डैश इसको नाम दे देते हैं, पूरे वाले को R इक्विवेलेंट दे देंगे, अभी और भी रेजिस्टर्स है ना इसमें, सो 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/30, ये हमारे हो गए पैरेलल में, 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/30 ये अपने हो गए पैरेलल में, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया, इन तीनों का एलसीएम आ गया 30, और यहां पे बचेगा 2, यहां पे बचेगा 3, यहां पे बचेगा 1, 3 और 2 5 और 1 6, 6/30 इज 1/5, तो R डैश इक्विवेलेंट आ गया, R डैश इक्विवेलेंट आ गया 5 ओम, यानी इन चारों का मिला के आ रहा 5। तो इसको जरा रीड्रॉ करूं मैं सर्किट को एक बार ताकि बात और पकड़ में आए आपके, तो ये हो गया सिर्फ एक रजिस्टर 5 ओम का, ठीक है, इसका हमको रेजिस्टेंस नहीं पता R, और ये है 15 और ये है 3 वोल्ट 15 ओम 8 वोल्ट 5 ओम
0.2 एम्पियर का करंट, 0.2 एम्पियर का करंट, ठीक है। अच्छा, ओके, सो अब क्या करना है, अब जरा देखो भाई, एक ही सर्किट बचा, अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसके अंदर। इक्विवेलेंट ईएमएफ सर्किट का 8-3, नेगेटिव नेगेटिव आपस में कनेक्टेड है ना, 8-3 इक्विवेलेंट ईएमएफ जो है सर्किट का वो 5 होगा, और ये तीनों रेजिस्टर्स जो है वो सीरीज में हैं, तो 5 + 15 + 5 20, 20 + R, तो 20 + R होगा। अब ओम्स लॉ लगा दो, तो V 5 है, I 0.2 है, और R 20 + R है, ठीक। तो 5 इस 0.2 को इधर ले आओ, ये 25 हो जाएगा, 20 + R। सो जो अननोन रेजिस्टर है आपका R, ये आ गया 25 - 20, दैट इज 5 ओम। ये हो जाएगा आपका 5 ओम, R हो जाएगा 5 ओम। ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर अ मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड। गैस नहीं लिखा है, गैलियम आर्सेनाइड एक मटेरियल होता है बच्चों जिसके सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे VI ग्राफ दिया है, बोल रहा है आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस। नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है स्लोप ऑफ VI ग्राफ, है ना, स्लोप ऑफ VI ग्राफ। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब है जहां पर इसकी स्लोप नेगेटिव होगी, और स्लोप नेगेटिव है जहां पे ग्राफ नीचे जा रहा है ना। तो नीचे कहां पे जा रहा है ग्राफ? तो नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला पार्ट हो गया ये, नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला पार्ट हो गया DE, नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला पार्ट हो गया DE, वेयर ओम्स लॉ इज ओबेड। ओम्स लॉ वहां ओबे होता है जहां पर VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, तो वो BC वाला पार्ट ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, तो आप लिख सकते हो कि ओम्स लॉ ओबे हो रहा है BC पार्ट पे। Using the concept of free electrons in a conductor, derive an expression for conductivity of wire in terms of number density and relaxation time. Using the concept of free electrons in a conductor, derive the expression for conductivity of wire in terms of number density and relaxation time. बच्चों कंडक्टिविटी जो होता है वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टिविटी नॉट रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी सिग्मा इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, एंड सिंस आर होता है रो L/A, तो आर की टर्म्स में भी नहीं, आपको एक पूरा फॉर्मूला बताता हूं जो ओम्स लॉ की डेरिवेशन में आया था, रेजिस्टेंस ml/A/n E² टाउ, है ना, ये वाला फॉर्मूला। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो डिराइव करने को बोला, ये तो फिर डायरेक्ट लिख देंगे हम, तो पहले हम डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं since this current is equal to ANEVD, ठीक है। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये रिलेशन होता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है EE/m इंटू टाउ। तो VD का वो यहां पर वैल्यू रख देंगे अगर हम, तो I हो जाएगा ANEVD, VD इज EE/m इंटू टाउ। तो ये हो जाएगा I = ANE² इंटू टाउ, और E जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है V/L, है ना। तो यहां से अपने पास ओम्स लॉ आया था कि V = ml/A/n टाउ इंटू I। फिर हम बोलेंगे कि भाई साहब ये है R, है ना, ओम्स लॉ से कंपेयर करेंगे, तो V = IR, तो ये R है, तो इसको हमने लिख लेना है ml/A/n
एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, फिर हम बोलेंगे कि आर होता है रो एल बाय ए, तो यानी कि ये पूरा हुआ रो, मत रो भाई मत रो, पेपर निकल जाएगा मत रो, तो ये हुआ रो एंड सिंस, फिर हम बोलेंगे सिंस सिग्मा इज 1 बाय रो, देयरफॉर सिग्मा हो गया इसका रेसिप्रोकल, यानी एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, है ना, यही बोला था अपने को इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। हाँ ठीक है। Hence obtain the relation between current density and applied electric field. Obtain the relation between current density, current density J क्या होता है, J होता है I by A, ठीक है, और I होता है ANEVD, ANEVD डिवाइडेड बाय A से A कटा, A से A कटा, तो ये J हो गया N ई वीडी, वीडी की वैल्यू रखी ई बाय एम इंटू टाओ, तो जे हो गया एन ई स्क्वायर ई बाय एम इंटू टाओ। Hence obtain the relation between current density and the applied electric field. अब देखो n e square tau by m क्या है, सिग्मा है ना, तो ये हमारा सिग्मा आ गया पूरा, तो करंट डेंसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ है ना वहां पे, तो एक काम करो इसको तुम लिख लो पहले, टाउ को लिख लो पहले और ई को लिख लो बाद में, और ये आपका क्या हो गया पूरा, ये हो गया सिग्मा, तो J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। J इक्वल टू सिग्मा, एक मिनट बच्चों ये क्या मैसेज आ गया, फ्री अप स्पेस ऑन योर डिवाइस, J इक्वल टू, चलो कह रहा भैया स्पेस कम है आपके फोन में, तो जरा स्पेस जो है क्लियर करो, जब तक चल रहा है चलने दो। ओके, वेरिएशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद पोटेंशियल डिफरेंस applied across the ends of a conductor for two wires A and B of same material and radii, which of them is longer। अच्छा, VD और V का जो है वो VD और V का क्या हो रहा भाई, VD जो है उसका V के साथ इसने ग्राफ दे दिया। अभी हमने पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला निकाला था ना, VD और V का एक ये रिलेशन निकाला था, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आता है, आप इसको ऐसे याद रख लो, VD जो होता है V बाय नेल्प, अभी ये P तो नहीं है रो है, बट V बाय नेल्प ऐसे करके याद रखने से फॉर्मूला याद हो जाता है ना। अब बोला है कि ये दो वायर्स के लिए ग्राफ शो करा है VD और V का, तो कह रहा है कि बताओ, अब मुझे डर लग रहा है बार बार मेरा माइक ना रुक जाए रिकॉर्डिंग अलग डिवाइस में चलती है ना, तो वहां पे कह रहा है कि भैया स्पेस कम है, तो कहीं मेरी रिकॉर्डिंग ना खराब हो जाए, चल रहा है लेकिन अभी। अच्छा, विच ऑफ देम इज लॉन्गर इन लेंथ, देखो अब देखो VD और V को इधर ले आओ, है ना, VD और V, VD बाय V की वैल्यू क्या आएगी, VD बाय V की वैल्यू आएगी 1 अपॉन नेल्प, 1 अपॉन नेल्प, और VD बाय V इस ग्राफ की स्लोप है, हम देखें अगर तो, है ना, VD बाय V जो है वो इस ग्राफ की स्लोप है, तो ये, तो बच्चों स्लोप किसकी ज्यादा है, स्लोप B की ज्यादा है, तो स्लोप ऑफ B इज मोर देन द स्लोप ऑफ A, तो भाई स्लोप इसका रेसिप्रोकल है, तो अगर B की स्लोप ज्यादा है, या मैं बोलूं कि 1 अपॉन n ऑफ B
इंटू लेंथ भी अलग है ना, एल ऑफ बी, ई तो सेम रहेगा और मटेरियल क्या है, सेम मटेरियल है तो रो भी सेम रहेगा, इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ दिस एन ऑफ ए, एल ऑफ ए, ई और रो तो कट गए, तो जब इक्वालिटी में अपन रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन उल्टा हो जाता है ना, तो एन बी एल बी लेस देन एन ए एल ए, ठीक है। अब साइन उल्टा हो गया, क्यों भाई 5 ग्रेटर देन 4 है तो 1/5 तो लेस देन 1/4 होगा ना, तो साइन उल्टा हो जाता है। विच ऑफ देम इज लॉन्गर, तो सेम मेटल एंड रेडियाई, 2 वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मेटल एंड रेडियस, अच्छा रेडियस भी सेम है, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फंडा रह गया। विच ऑफ देम हैज लोअर रेजिस्टेंस, व्हाट डज द स्लोप ऑफ वायर डिपिक्ट, तो ये नल्प वाले फॉर्मूले से नहीं होगा, फिर अपने को यहाँ पे दूसरा फंडा लगाना पड़ेगा। विच ऑफ देम इज लॉन्गर, नंबर डेंसिटी के बारे में बोला है कुछ, अच्छा सेम, अरे मटेरियल सेम है तो नंबर डेंसिटी भी सेम होगी ना, तो एल बी इज लेस देन एल ए, तो लेंथ ऑफ वायर ए इज बड़ी है, भाई जिसकी स्लोप ज्यादा है उसकी लेंथ छोटी है, तो जिसकी स्लोप ज्यादा है यानी बी की स्लोप ज्यादा है तो बी की लेंथ कम होगी, ए की लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, पहली बात। विच ऑफ देम हैज लोअर रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू रो L बाय ए, अब रो दोनों का सेम है क्योंकि सेम मटेरियल है, ए दोनों का सेम है क्योंकि सेम रेडियाई है, सारी कहानी आ गई लेंथ पे, तो जिसकी लेंथ बड़ी उसका रेजिस्टेंस बड़ा, ए की लेंथ बड़ी है तो ए का रेजिस्टेंस भी बड़ा है। व्हाट डज द स्लोप ऑफ वायर डिपिक्ट, स्लोप ऑफ वायर जो है वो ये बताती है, हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, फटाफट निपटाऊंगा, मुझे डर लग रहा मेरी रिकॉर्डिंग ना बंद हो जाए। नेक्स्ट, two wires, one of copper and other of manganese have same resistance and equal length, which wire is thicker and why, दो वायर्स है कॉपर की और मैंगनीन की, रेजिस्टेंस भी सेम है लेंथ भी सेम है, which is thicker and why, तो R of copper is rho of copper, L of copper by A of copper, R of manganese equal to rho of manganese L of manganese divided by A of manganese, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो दोनों को अगर हमने इक्वल रख दिया, रो ऑफ कॉपर L ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कॉपर इक्वल टू रो ऑफ मैंगनीज L ऑफ मैंगनीज एरिया ऑफ मैंगनीज, अगर हमने इनको इक्वेट कर दिया तो L से L भी कट जाएगा क्योंकि लेंथ भी इक्वल है, तो थिकर कौन सी है भाई, रो ऑफ मैंगनीज बाय रो ऑफ कॉपर का रेशियो क्या आया, रो ऑफ मैंगनीज बाय रो ऑफ कॉपर इज एरिया ऑफ मैंगनीज बाय एरिया ऑफ कॉपर, है ना। हाँ, और आप जानते हो कि सिंस रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीज इज ग्रेटर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, क्योंकि मैंगनीज जो है वो एलॉय है और कॉपर जो है वो मेटल है, तो ऑब्वियसली एलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा होगी, तो अगर इसका न्यूमरेटर ज्यादा है तो इसका भी न्यूमरेटर ज्यादा होगा क्योंकि ये दोनों बराबर हैं रेशियोज, तो AM इज ग्रेटर देन AU, ठीक है, तो मैंगनीज वायर जो है वो ज्यादा थिकर है, रो एम, हाँ मैंगनीज वायर जो है वो ज्यादा थिकर है। Nichrome and copper wires of same length and same radius are connected in series, current I is passed through them, which wire gets heated up more, दोनों में करंट सेम है, वही बात हो गई पीछे वाले कहानी की, हीट कितनी होती है, हीट कितनी होती है I² RT, हीट होती है I² RT, अब दोनों सीरीज में हैं, कॉपर वायर लेंथ भी सेम रेडियस भी सेम, तो I² R का फॉर्मूला रख दो रो L बाय A इंटू T, तो हीट प्रोड्यूस, ये फॉर्मूला है। अब दोनों वायर अगर सीरीज में हैं
तो दोनों में करंट सेम होगा, लेंथ दोनों की सेम है, एरिया दोनों का सेम है, सेम टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, एंड सिंस रो ऑफ नाइक्रोम इज मोर देन रो ऑफ कॉपर, सिंपली बिकॉज नाइक्रोम जो है वो एलॉय है ना, तो हीट प्रोड्यूस्ड इन नाइक्रोम वायर विल बी मोर देन द हीट प्रोड्यूस्ड इन कॉपर वायर। ओके, सो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। माइक मेरा अभी तक चल रहा है, अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।